कह रही है कि 75 लाख जो वोटर डिलीट हो चुका है, जबकि खुद इसके पहले कह चुकी हैं कि 1.5 करोड़ वोटर हमारा जो है डिलीट होने वाला है। तो भाई आपको कैसे मालूम कि 1.5 करोड़ वोटर डिलीट होने वाला है? इट मीन्स यू नो वेरी वेल कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं हमने यहाँ पर छुपाकर बंगाल की कोख में रखे हुए हैं इंट्रूडर्स को। बंगाल में हुआ है कि घुसपैठियों को बंगाल की सरकार ने कुछ कागज़ दे दिए, उसके बाद वो वोटर लिस्ट में आ गए। अब एसआईआर में उनसे यही तो कहा जा रहा है कि आपके पिताजी, आपके दादाजी जो वोटर थे उस वोटर लिस्ट का नाम दे दीजिए। तो इसको छुपाने के लिए, इसको डाइवर्ट करने के लिए ममता बनर्जी अपना जो पॉलिटिकल उनका स्टाइल रहा है, पहले भी संसद में वो यही गेम करती रही हैं, रोना चिल्लाना या किसी को बोलने मत देना, तो ऐसी चीज़ें वो पीछे होंगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। वो अपने लोगों को ये एश्योर करना चाहती हैं कि वो बाहर ना जाएं, देश छोड़ के जो भाग रहे हैं घुसपैठिए वो बाहर ना जाए, रुक जाएं। और इसके लिए एक बार ममता बनर्जी ने इसी चुनाव के मद्देनजर एक बयान दिया था कि अगर घुसपैठिए बाहर जाएंगे तो मैं पूरे देश को हिला कर रख दूंगी, पूरे देश में बवाल मचा दूंगी, और वही बवाल ये कर रही हैं। उनका आर्गुमेंट्स था, उसको किसी जजेस ने कहीं कंसिडर नहीं किया। ये बात अलग हुई कि वो अपना शोर शराबा मचाकर अपने अधिवक्ता होने का एक फायदा उठाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक। क्या लग रहा है सोमवार को क्या कुछ हो पाएगा, और पूरी प्रक्रिया को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो ये एक राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, और अब बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अपना एडवोकेट होने का वो पत्ता खेल रही हैं, और वो आकर खुद कह रही हैं कि मैं बहस करूंगी। इसमें होने वाला कुछ नहीं है, ये सबको पता है। पिछले साल जब बिहार के में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें सुन समझकर और स्पष्ट कर दिया है। उस ऑर्डर में अब मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा। ये जो ममता बनर्जी दुखड़ा रो रही हैं, इनको याद होगा कि 2003 में कांग्रेस के समय में एसआईआर हुई थी बिहार में, और तब ये शायद कांग्रेस की समर्थक भी थी या कांग्रेस पार्टी में रही होंगी। तो ये तो इनकी राजनीतिक एक तरह से खेल खेल रही हैं, और अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को, जो भी ये कहानी सुना रही हैं, वो कहानी सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सोमवार को हम इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई इंटेलिजेंस देगा, क्योंकि आप देखें संवैधानिक रूप से जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पहले से जो वर्णित शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत कर रहा है। तो ये होना चाहिए और ये हो रहा है, और भारत की जनता को हमेशा कहना चाहिए कि एसआईआर आप हमेशा रेगुलर रूप से करो। आपको स्पष्ट कर दूं ये कि भारत में के लोकतांत्रिक तरीके में या वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो गैर भारतीय हैं, घुसपैठिए हैं, जो भी हैं, अगर उनके पास वोटर आई कार्ड प्रॉपर नहीं है तो उनको चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से वो हमारा जो संवैधानिक संरचना है उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर देंगे। इसलिए जो बंगाल में हुआ है कि घुसपैठियों को बंगाल की सरकार ने कुछ कागज़ दे दिए, उसके बाद वो वोटर लिस्ट में आ गए। अब एसआईआर में उनसे यही तो कहा जा रहा है कि आपके पिताजी, आपके दादाजी जो वोटर थे उस वोटर लिस्ट का नाम दे दीजिए। तो इसको छुपाने के लिए, इसको डाइवर्ट करने के लिए ममता बनर्जी अपना जो पॉलिटिकल उनका स्टाइल रहा है, पहले भी संसद में वो यही गेम करती रही हैं, रोना चिल्लाना या किसी को बोलने मत देना, तो ऐसी चीज़ें वो कर रही हैं। देखते हैं क्या होगा। सर, वो लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि बीएलओ के ऊपर जो है आरओ का जो बैठा देना, फिर वो बाहरी दूसरे प्रदेश से आना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। इसके पहले आप देखेंगे कि बीजेपी को टारगेट करते हुए इन्होंने सेंट्रल एजेंसीज़ को टारगेट किया, और जब सीबीआई का पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं कि सीबीआई जब जांच करती है, सीबीआई के लोग जब जाते हैं तो वहाँ उनको रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद अभी पिछले महीने आपने देखा होगा कि ईडी के लोग जब गए हैं तो उनको भी रोकने की कोशिश की, अपने पुलिस द्वारा उनके ऊपर मुकदमा भी बना दिया गया। ये तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको बुरी तरह से लताड़ा बंगाल की पुलिस को, तब जाकर ये उस विषय को दबाकर अब ये एसआईआर को रुकवाने के लिए यहाँ आ गई हैं। तो ये बातें तो बिना सिर पैर की हैं, और सबको दिखाई दे रहा है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा रच रही हैं और कुछ नहीं रच रही हैं। इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, इनको दिखाई दे रहा है कि इनकी सत्ता इनके हाथ से जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस भी कुछ देगा। एक आखिरी सवाल, जैसे वो मतलब सड़क से लेकर संसद और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट आ गई, इससे क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक, जैसा आपने कहा कि राजनीतिक एक प्रक्रिया या हावी होना चाह रही है? वो बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल हावी होना चाह रही हैं, और वो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको वो पहले से डिस्टर्ब कर रही हैं। पहले आप केंद्र सरकार के आदेशों को मानने से इनकार करती हैं, तो इसका मतलब आप बंगाल के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारा जो देश है वो एक फेडरल देश है जिसमें कि राज्यों को कुछ काम करना होता है केंद्र सरकार के आदेश पर, केंद्र सरकार के निर्देश पर। तो वो करने की बजाय ये बंगाल को अलग ढंग से ट्रीट कर रही हैं, अलग ही लेकर जाना चाह रही हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन चल पाएगा।
पुरानी लिस्ट की बात करें सर कि जो अभी नाम कटे हैं उसको वापस ले लिया जाए, पुरानी लिस्ट पे ही चुनाव कराया जाए। ये तो उनके कहने से वो आर्गुमेंट करके सिर्फ सोशल मीडिया पर या बंगाल की जनता को इम्प्रेस करना चाह रही है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। अब ये आप इसका एक एंगल अलग देखिए कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट जब मना करेगा तो बंगाल की जनता को सब पता है कि जो संवैधानिक नहीं है या जो गैर कानूनी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। तो ये किसी तरह से अब ये जो केंद्र सरकार का जो पत्ता खेल रही थी वो नहीं चलेगा और इनको बहुत करारी यहाँ पर शिकस्त मिलने वाली है, ये दिखाई दे रहा है, सबको पता है। जो उनका आर्गुमेंट्स था उसको किसी जजेज ने कहीं कंसिडर नहीं किया। ये बात अलग हुई कि वो अपना शोर शराबा मचाकर अपने अधिवक्ता होने का एक फ़ायदा उठाकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं। देखिए पूरा इसमें वीडियो आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब तक ममता बनर्जी ने पूरी बात कही तब तक उन्होंने शांति से सुना, और जब मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें अपने प्रश्न पूछने लगे और बात करने लगे तो उनको बोलने में इंटरप्शन किया गया और उनको बार बार रोका गया। और ऐसा बंगाल और ममता बनर्जी के द्वारा बार बार किया गया है। जब सीबीआई की रेड पड़ती है, ईडी की रेड पड़ती है, तो आप वहाँ के डायरेक्टर से ज़बरदस्ती फाइल छीनती हुई नजर आती हैं, मारपीट करती हुई नजर आती हैं और एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक प्राइवेट पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को फेल करने की कोशिश की जा रही है। अपनी जनता को और अवैध घुसपैठियों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके लिए संसद से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, आप लोग यहीं बने रहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस भारत देश में सबसे पहला हक इस देश पर इस देश के गरीबों का है और इस देश के निवासियों का है, और जो इस देश का निवासी नहीं है उस पर इसका कोई हक नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल नेता या कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति ये एज ए राइट नहीं मान सकता कि हम दूसरे देश से आए हैं तो हमें पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे चुनाव लड़ने का और अपने मुख्यमंत्री को चुनने का राइट मिलना चाहिए। ये कहीं से भी संभव नहीं है। इस देश के आर्टिकल 21 जिसमें संविधान में दिया गया है उसमें राइट टू फेयर इलेक्शन इज आल्सो फंडामेंटल राइट, और सभी लोगों का ये राइट है कि जो वो मुख्यमंत्री चुन के उनके सामने आ रहे हैं फेयर प्रोसेस के तौर पर चुन के आए, न कि ऐसे लोगों के द्वारा चुन के आए जो इस देश के निवासी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तुषार मेहता जी लर्नेड एसजी इसको मैटर को कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, और यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि आप अवैध घुसपैठियों को बढ़ाते जाइए, शरण देते जाइए, एजुकेशन के नाम पर, उनके मैटरनिटी लीव के नाम पर, उनके सभी राइट्स के प्रोटेक्शन के नाम पर उनको बढ़ाते जाइए और हम आपको सुनते जाएंगे। इस देश पर सबसे पहला हक इस देश के निवासी का है, बाहर के लोगों का नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए। आपसे बॉर्डर सुरक्षा फोर्स के लिए जमीन मांगी जाती है, आप नहीं देती हैं। आप ही के एक विधायक जो है जाके वहां पर कोई मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, आप उसे अलाउ करती हैं। आपके समय में माँ काली का, माँ दुर्गा का, भारत माता का नंगा तस्वीर बनाया जाता है, आप उस पर कुछ नहीं बोलती हैं। जय श्री राम के जो नारे लगाते हैं उनको आप गाड़ी रोक के चिल्लाने लगती हैं, गाली देने लगती हैं, और अब अपने ऐसे अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक आ गई हैं। मेरा मानना है कि संविधान को संविधान के आधार पर यहाँ के अधिवक्ताओं के तौर पर चलाना चाहिए, न कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नेता इस तरीके से आके पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग को बर्बाद करे। और कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसा ऑलरेडी देखा जा चुका है, जब टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के लीगल सेल के जो व्हाट्सएप में मैसेज डिलीवर हुआ था उसके आधार पर गए थे और पूरे हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को उसमें बाध्यता कर दी थी, हल्ला करने लगे थे और पूरा हाई कोर्ट शर्मसार हो गया था। और इसी मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने नोटिस भी इशू किया है और पूरे प्रकरण पे जो एफआईआर दर्ज हुई थी सीबीआई और ईडी पे, उस पर स्टे भी लगाया है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बौखलाहट में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है और उससे हम कुछ जानना चाहते हैं, डायरेक्ट जानना चाहते हैं, तो खुद कहेगा, वकील को कहेगा कि आपके पिटिशनर कहाँ हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। वो कोर्ट खुद जो सुओ मोटो पूछता है, नहीं तो केस हो जाएगा ना। अदरवाइज तो कोई भी आदमी पिटिशनर रहेगा, वो कहेगा नहीं सर ये वकील साहब पूरा नहीं जानते, हम जानते हैं, ये वो उधर से उधर का पार्टी कहेगा नहीं नहीं, तो फिर तो घर में ही पंचायत कर लो ना, कोर्ट में आने का क्या जरूरत है, वकील रखने का क्या जरूरत है। पावर तो पर्सन को अभी है ही, आपको है पावर की खुद अपनी बात जब आपको खुद करना है तो वाई यू आर एंगेजिंग द लॉयर, यू नो। तो ये जो है पूरा तमाशा डिपेक्ट कर रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन प्रॉपरली।
पूरा तमाशा है इनका, नौटंकी है, समझे ना। बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल इन दिस कंट्री, उनका पूरा पॉलिटिक्स जो है तमाशा, नौटंकी, मदारी छाप जो है उसी पर टिका हुआ है। जैसे ये हो गए और एक अभी मुक्ता हुए हो गए, लालू जी हो गए, ये लोग क्या हैं, पूरा तमाशा कीजिए। और देश में लालू, फिर राहुल बिंसी हो गए, ये सब क्या है। कुछ जैसे एक उन्होंने बताया ना हमारे छोटे भाई ने कि अमेरिका में यूजुअली क्या होता है कि अगर हमको पूरे प्रोसेस को, पार्लियामेंट को यू अपने इशू को इस्टेब्लिश नहीं करने देना, अपोजिट पार्टी को नहीं करना, तो अननेसेसरी हो हल्ला करो, यूएन क्राई करो, कोई बिल को पास होने नहीं दो। तो यही सी तरह जो है इनका। प्रोसेस आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या लग रहा है कि रोक लगाने की डिमांड कर रही हैं, तो इट्स टोटली एनार्किक वे ऑफ सी इज गोइंग। क्या उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान का जो आर्टिकल 324 में 100% एक्सक्लूसिव पावर है कि कभी भी किसी भी स्टेट में वो उसको अगर कुछ डाउट है तो एसआईआर करवा सकती है। क्या तरह असम में भी चुनाव, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? होगा ना, फेज वाइज होगा, फेज वाइज हो रहा है। पहले बिहार में हुआ तो वहाँ पर सवाल उठाया गया कि इन्हीं लोगों के द्वारा तो सवाल उठाया गया कि भाई आप और भी जगह क्यों नहीं कर रहे हो, नेशन वाइड क्यों नहीं कर रहे हो। तो नेशन वाइड करेंगे तो लो, पूरा नेशन का अनाउंसमेंट हो गया। एनआरसी हुआ है ना, सुनिए एनआरसी होके रखा है। हाँ, तो वो बेसिकली जो है वो सिस्टमेटिकली सब जगह होगा, समझे ना। अब सेकेंड फेज में 12 स्टेट में चल रहा है, केवल वेस्ट बंगाल में तो चल नहीं रहा है। उसके बाद बाकी के स्टेट में थर्ड फेज में चलेगा। तो जहाँ जहाँ सामने इलेक्शन है तो उसमें इलेक्शन में वोटर को जो डेड हो गया उसको काटना है, जो 18 साल कंप्लीट कर लिए एलिजिबल कॉम्पिटेंट वोटर है उनका नाम जोड़ना है, या जो रिपीटेड नाम आ गया या अन्य तरह का कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है या मतलब इलीगल वोटर्स है उनका नाम डिलीट करना है। तो ये तो सारा प्रोसेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ चल रहा है। लेकिन इतने दिनों से आपको क्या अनुमान लग रहा है कि मंडे को क्या होने वाला है? मंडे को कुछ नहीं होगा। नोटिस जो हुआ है तो वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है व्हाट्स इज उसका इंटेंशन समझिए क्या है। साफ साफ इंटेंशन है कि बिकॉज पहले उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि बीएलओ जो है 57 बीएलओ की जो दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन और एसआईआर के वर्क के लोड के दबाव में आकर वो लोग सुसाइड कर लिए हैं। लेकिन जब कई एफआईआर भी हुए हैं और कई लोग जो गवाह के रूप में आ गए हैं और उन्होंने एविडेंस में दिया कि नहीं हमने एसआईआर के कारण दबाव में आकर बीएलओ ने नहीं किया, हमारा पर्सनल रुपये का लेन देन था किसी के साथ, किसी का था कि जो सिंडिकेट है इनका टीएमसी का सिंडिकेट है वो जो है फॉर्म नंबर 6 एंड फॉर्म नंबर 7 हम लोगों से छीन रहा है और ज़बरदस्ती जो है ऐसे लोगों का मतलब नाम को ओके कर रहा है जो एलिजिबल वोटर नहीं है, और जो एलिजिबल वोटर है उनको ये लोग डिलीट कर रहे हैं तो ये तो इंटेंशन जानकर ये पूरा ह्यू एंड क्राई और सिस्टम को उलझाया इसलिए जा रहा है बिकॉज ये 3 लेयर में जो है स्क्रीनिंग होती है इलेक्शन कमीशन का पूरा प्रोसेस का 3 लेयर। तो फर्स्ट लेयर ख़त्म हो गया, सेकेंड लेयर में जो है ये जो इनके सिंडिकेट के द्वारा जो क्राइम किया गया है वो फिर पकड़ा नहीं जाए। बिकॉज ये तो अभी कह रही है कि 75 लाख जो वोटर डिलीट हो चुका है, जबकि खुद इसके पहले कह चुकी हैं कि 1.5 करोड़ वोटर हमारा जो है डिलीट होने वाला है। तो भाई आपको कैसे मालूम कि 1.5 करोड़ वोटर डिलीट होने वाला है? इट मीन्स यू नो वेरी वेल कि 1.5-2 करोड़ लोग जो हैं हमने यहाँ पर छुपाकर बंगाल की कोख में रखे हुए हैं, इंट्रूडर्स को, घुसपैठियों को, और इनके जो वोट्स को बनाए हुए हैं इलीगली, उनके आधार कार्ड एंड वोटर्स कार्ड्स को बनाए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो सी नोज वेरी वेल कि अगर री स्क्रीनिंग होती है 3 टीयर में स्क्रीनिंग होना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो सिंडिकेट के द्वारा टीएमसी के सिंडिकेट के द्वारा जो गलत किया गया है वो पूरा जो है स्थिति खराब हो जाएगा। इसीलिए जो है फाइनली वो बचना चाहती है इस क्राइम से, अपना फेस वैल्यू को खराब नहीं करना चाहती है। नहीं, इसके साथ और पॉइंट है, इन्होंने क्या चाह रही है खुद ही कॉन्फ्यूज्ड है।
अगर वोटर लिस्ट का एफआईआर के मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नज़र बनाई हुई है और कई बार इलेक्शन कमीशन को भी उनकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से फटकार लगा चुकी है। और अगर इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री आके यहाँ पे अपने केस को रिप्रेजेंट करने लगेगा और कहीं कलकत्ता वाली स्थिति बन गई जो कलकत्ता हाई कोर्ट में बनी थी, तो ये पूरे देश के संविधान का, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक खतरा मंडराएगा। और ऐसे करके आगे चल के हो सकता है कि लालू यादव, अखिलेश यादव और तमाम ऐसे लोग जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के केसेस चल रहे हैं, वो अपने समर्थकों के साथ आएंगे और कोर्ट की प्रोसीडिंग में बाधा डालेंगे। तो मेरा मानना है संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार सेपरेशन ऑफ पावर की बात जिसमें की जाती है, जिसमें पार्लियामेंट को, जुडिशरी को, सबको सेपरेट रखने के लिए बात की गई है, उसमें सभी को सम्मान करना चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। और ऑनरेबल कोर्ट हमेशा कानून के मुद्दे पर बोलता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है ऑनरेबल कोर्ट का। और अगर ये कोई बात कह रहा है कि हम अपने केस को रिप्रेजेंट करेंगे तभी हमारे क्लाइंट को रिप्रेजेंट मिल सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि वकीलों की पूरी टीम, पूरी फौज उन्होंने लगा के रखी है और अच्छे अच्छे वकीलों को रखा है। इसी केस में लर्नेड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब अपीयर हो रहे हैं, इसी केस में बंगाल के तमाम लोग अपीयर हो रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से। तो आखिर उनको आज आने की क्या ज़रूरत थी? मैं मानता हूँ ये टोटली पॉलिटिकल स्टंट है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब लोग यही काम करेंगे, जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप होगा वो भी अपने समर्थकों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा कि हम अपने केस को आर्गू करेंगे, जिसको चोरी का आरोप होगा वो भी यही कहे, तमाम लोग जो अभी जेल में बंद है वो भी कहेंगे कि नहीं, हम ही अपने मैटर को लड़ेंगे। तो ऐसे कोर्ट और देश नहीं चलता। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और उसी संविधान के अनुसार मानता हूँ एक अधिवक्ता, अगर वो अधिवक्ता हैं भी, तो एक अधिवक्ता जो कई सालों से अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुका है, जो पॉलिटिकल स्ट्रीम में है, जो मेन वकालत में है भी नहीं, वो क्या उस अधिवक्ता से जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है अच्छा जिरह कर सकता है? ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे कई सारे सीनियर एडवोकेट हैं, उनके सामने एज एन एडवोकेट ममता बनर्जी कहीं से भी पास नहीं हो पाएंगी, फेल होंगी। हो सकता है कि पॉलिटिकल नेता के तौर पर वो उनसे आगे हों, लेकिन अधिवक्ता के तौर पे हमेशा पीछे होंगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। वो अपने लोगों को ये एश्योर करना चाहती हैं कि वो बाहर ना जाएं, देश छोड़ के जो भाग रहे हैं घुसपैठिए वो बाहर ना जाए, रुक जाएं। और इसके लिए एक बार ममता बनर्जी ने इसी चुनाव के मद्देनजर एक बयान दिया था कि अगर घुसपैठिए बाहर जाएंगे तो मैं पूरे देश को हिला कर रख दूंगी, पूरे देश में बवाल मचा दूंगी, और वही बवाल ये कर रही हैं और आगे करेंगी। चुनाव आयुक्त पे बहुत सारे वो गंभीर आरोप लगा रही हो, उसको कैसे आप देखते हैं? मैं मानता हूं कि चुनाव आयुक्त के यहाँ जो भी प्रोसीजर हुआ है वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद है, मामला सब जुडिस है। आगे चलकर चुनाव आयुक्त को भी अपने जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें चुनाव आयुक्त को भी पार्टी बनाई गई है। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे को उठा रही हैं, इससे बिल्कुल ही इतर है। चुनाव आयुक्त ने सबको समय दिया है कि आप विद इन टाइम अपने जो भी रिप्रेजेंटेशन हो लेकर आइए, हम उसको करेक्ट करेंगे, हम तो मना कर ही नहीं रहे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप 30 डे एक्सटेंड करिए, इस पूरे पीरियड को एक्सटेंड हुआ भी है। जिसको भी समस्या है, जिसमें भी गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को लेकर जाइए आप सुप्रीम कोर्ट के पास, उस गड़बड़ी को लेकर जाइए चुनाव आयोग के पास। अगर वो नहीं करेगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। लेकिन इस तरीके से पूरे मामले में हौच पौच करना, पूरे मामले में खिचड़ी बना देना, ये गलत है। वो सिर्फ अपने लोगों को यह दिखाना चाहती हैं कि आप देश छोड़कर मत जाइए, हम आपके साथ हैं, और एक विश्वास दिलाना चाहती हैं अपने अवैध घुसपैठियों को, और कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, वो मतलब उनका एक पक्ष इस तरीके से भी है कि मतलब और भी राज्यों में चुनाव है लेकिन वहाँ एसआईआर नहीं हो रहा है, वो असम को जो है सामने ले रही हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब उनका पक्ष कहीं मजबूत तो नहीं पड़ेगा इस विषय में? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है। सबसे पहले एसआईआर जो हुआ वो बिहार में हुआ, और बिहार में उस समय यही विपक्ष की पार्टियां थी जो उन्होंने कहा कि क्यों सिर्फ बिहार में, पूरे देश में होना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने एक टाइम लिमिट सेट की और कई ग्रुप बना दिए स्टेट का कि हम 8 स्टेट को एक बार, 6 स्टेट को एक बार और 8 स्टेट को फिर से एक बार, ऐसे करके पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग जो है एसआईआर कराएगी। और एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है। जब आप आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5 पढ़ेंगे तो साफ साफ कहा गया है भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा कि कोई भी चुनाव आयुक्त जब उसको लगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसमें करेक्शन करने चाहिए तो करेक्शन कर सकता है। और ये पहला एसआईआर नहीं है, 8वां एसआईआर है। लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। चुनाव आयुक्त एक
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर पर अगर कोई बाधा बनता है तो मेरा मानना है अंडर आर्टिकल 355, 356 रीड विद आर्टिकल 365 उनके ऊपर इमरजेंसी लगाकर पूरे राज्य में एसआईआर को कराना चाहिए। और जब तक आपातकाल बंगाल में नहीं लगेगा तब तक सही से चुनाव नहीं हो पाएगा संपन्न। वहां पर जिस हिसाब से स्थिति देखी गई पिछले चुनाव में, एक पूरे गांव को बंदी बना लिया गया और वहां के वोटरों को बाहर नहीं निकलने दिया गया क्योंकि वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से वो संयुक्त रखते थे। कई बार देखा हमने चुनाव के समय कि सीबीआई और ईडी के ऊपर पत्थर चले, मारपीट हुई, उनको बंदी बना लिया गया कलकत्ता पुलिस के द्वारा और उस पर कोई नहीं बोला। और यह मुख्यमंत्री कई बार आरजी करके मामले में इन्होंने बचाने की कोशिश की, इससे कोई दरकिनार नहीं कर सकता। संदेश खाली को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। अभी जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया 6 दिसंबर को उसकी नींव रखी गई, उस समय जो घटनाएं हुई उसमें कोई दरकिनार नहीं कर सकता। आपके राज्य में, बंगाल जैसी राज्य में बांग्लादेश की स्थिति बन रही है। 2 पत्रकारों को जबरदस्ती पकड़ के पोल से बांधने की कोशिश की जा रही है, जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा मानना है कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक ये जा सकती हैं। पिछले बार भी इन्होंने अंत समय में जब देख लिया कि चुनाव हार रही है तो पैर तोड़ लिया था और उसका फायदा इनको मिला था। और इस बार ये सब जितने भी ड्रामेबाजी चल रही है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा है और जितनी भी ड्रामेबाजी चल रही है वो अपने पोस्ट को बचाने के लिए चल रही है क्योंकि इनको पता है कि इनके राज्य में शिक्षक घोटाला हो, कोल घोटाला हो, चाहे अन्य घोटाले हों, उसमें इनको फंसनाते हैं अगर ये मुख्यमंत्री पद से हटेंगी तो।